अनिका बर्तन को पटक पटक कर ऐसे मांज रही थी जैसे कुछ खुनस निकाल रही हो। जोर जोर से बर्तन पटकने की आवाजें, एक आध हाथ से छूटकर गिर जाने की टनटनाहट, धीमी धीमी बड़बड़ाहट के गुनगुन, झल्लाए तेवर और तेजी से चलते हाथ। अनिका का हाल वही था जो अक्सर काम वाली बाइयों की अचानक से नहीं आने की खबर सुन किसी भी गृहस्थ महिलाएं का हो जाता है। और सोने पर सुहागा तो तब होता है जब घर में मेहमान भी आए हुए हों। कितना भी पहले बोलकर रखो इन लोगों को, मगर ठीक एंड टाइम पर छुट्टी मारती है। 2 महीने से बोल रखा था रूपा को, मई के पहले 2 हफ्ते कोई छुट्टी मत लेना, माँ आ रही है। वैसे भी माँ मेरे पास नहीं आती। बड़ी मुश्किलों से राजी किया था कि कभी तो बेटी के पास भी रह जाया करो। बच्चे भी बोलते हैं सबकी नानियाँ आती है, एक हमारी ही नानी नहीं आती। तब जाकर पूरे 5 साल बाद आई है। सोचा था उनके आने पर रूपा से कुछ एक्स्ट्रा काम करा लिया करूँगी ताकि उन्हें ज़्यादा समय दे सकूँ, कुछ घुमा फिरा सकूँगी। मगर ये महारानी जी तो अपना काम करने से भी रही। घर कितना गंदा पड़ा है, बर्तन भी मुझे ही मांजने पड़ रहे हैं। बड़बड़ाते हुए अनिका की नज़र बार बार घड़ी की ओर जा रही थी। घड़ी की सुइयों के साथ उसके हाथों की गति भी बढ़ रही थी। ओह, कितना लेट हो गया। लगता है आरती होने तक ही पहुंच पाएंगे। पूजा शुरू होने से पहले पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। अनिका की मम्मी शकुंतला अपने गृह नगर बरेली से बाहर कम ही आती जाती थी। वे अधिकतर पूजा पाठ और सेवा कार्यों में ही व्यस्त रहती। और मुंबई तो जैसे उन्हें दुनिया का दूसरा कोना लगता है, इसलिए बेटी दामाद के लाख आग्रह के बाद भी उन्हें टाल दिया करती थी। वैसे भी मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी और उमस उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर भी इस बार आ गई थी। अनिका बहुत कोशिश करती कि उन्हें कहीं घुमा लाए, मगर भीड़ से उनका जी घबराता था। आज पास के ही सोसाइटी में अनिका की एक पुरानी परिचिता रोहिणी के यहाँ गृह प्रवेश की पूजा चल रही थी। शकुंतला वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। अनिका ने वहाँ समय से पहुँचना तय किया था, मगर सुबह उसकी बाई रूपा का फ़ोन आ गया कि उसे बहुत ज़रूरी काम से गांव जाना पड़ रहा है, अतः वह 2 दिन काम पर नहीं आ पाएगी। फ़ोन सुनकर अनिका का जो हाल हुआ उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उसे वही समझ सकता है जो ऐसी मुसीबत से गुजरा है। अनिका का मन तो किया आज ही निकाल बाहर करे रूपा को, पर कैसे? आज से पहले तो उसने ऐसा धोखा कभी नहीं दिया। पैसे तो काट ही लूँगी, पर कैसे काट सकती हूँ? महीने की 2 छुट्टियाँ तो मान्य हैं, मगर कुछ माँ के आने का तो लिहाज करती। उसकी बड़बड़ जब शकुंतला के कानों में पहुंची तो वे अनिका को समझाने आ गई। क्यों इतना खून जला रही हो गुड़िया? ऐसा क्या गजब हो गया? वो भी इंसान है, बाल बच्चों वाली है, क्या उसे कोई ज़रूरी काम नहीं हो सकता? काम का क्या है, वापस आकर हम दोनों निपटा लेंगे। चल अब तू शांत हो जा, मैं तेरे लिए अदरक की चाय बनाती हूँ, उसे पीकर रिलैक्स हो और आराम से तैयार हो जा। माँ के समझाने पर अनिका उखड़े मन से ही सही मगर मुस्कुरा पड़ी। दोनों जब पूजा में पहुँचे तो आरती ही चल रही थी। अनिका को पूजा हॉल में प्रवेश करते हुए बड़ी शर्म महसूस हुई। जब कोई उसके घर ऐसे सीधे आरती में पहुँचता था तो वह मन ही मन चिढ़ती थी। लो आ गए सीधा प्रसाद खाने, और अब वही ऐसे आई है। रोहिणी क्या सोचेगी? आरती के बाद भोजन का आयोजन था और उसके कुछ देर बाद सुंदरकांड शुरू होना था। भोजन के लिए बाहर एक अलग पंडाल की व्यवस्था थी। रोहिणी को बधाई और गिफ्ट देकर अनिका और शकुंतला ने लंच की प्लेट लगाई और पंडाल के एक कोने में सही जगह देखकर बैठ गए। खाना खाते हुए यूं ही अनिका की नज़र हवा से हिल रहे पर्दों के बाहर चली गई तो वह चौंक पड़ी। अरे ये क्या रूपा यहाँ
बाहर उसकी बाई रूपा बैठी बर्तन मांज रही थी। यह देख अनिका के भीतर याकायक जो ज्वालामुखी फूटा। यदि उसका लावा बाहर आ जाता तो रूपा के साथ साथ सभी बर्तन भांडे भी बहाकर ले जाता। मगर अनिका कैसे उससे कुछ कहती। सामने उसकी माँ जो बैठी थी, माँ के सामने अपनी छवि कैसे खराब होने देती कि उसकी इतनी समझदार, मैच्योर, टफ बेटी एक बाई के धोखे से हिल गई। खैर, अनिका ने जैसे तैसे खुद को संभाला और प्लेट में बचा खाना लगभग निगला और रोहिणी के पास जाकर बातचीत करने लगी। यार रोहिणी, एक बात तो बता, ये जो मेड बाहर बर्तन मांज रही है, ये तेरी परमानेंट मेड है क्या? अरे नहीं, ये मेरी मेड की पहचान वाली है। मुझे 2 दिनों के लिए एक्स्ट्रा कामों के लिए एक मेड चाहिए थी, तो वह इसे ले आई। भली औरत है, सुबह से चुपचाप काम कर रही है, जो बोलो कर देती है। अच्छा, कितना लेती है एक दिन का? अच्छी है तो मैं भी कभी आगे बुला सकती हूँ। अनिका अनजान बनकर पूछने लगी। 500 पर डे पर बात हुई है। सुबह 6 बजे आ गई थी, रात तक रहेगी। इसने मेरी समय पर बड़ी मदद की, इसलिए सोच रही हूँ कल जाते समय कुछ खाना पीना और एक साड़ी दे दूंगी। रिश्तेदारों को बांटने के लिए थोक में मंगाई थी, कुछ बच गई है। रोहिणी अपनी धुन में बोलती जा रही थी, मगर अनिका के तन बदन में जैसे आग लग गई थी। वाह, मेरे यहाँ से छुट्टी लेकर यहाँ अपनी जेब गरम कर रही है। 2 दिन में 1000 कमा लेगी। आए तो वापस एक बार बताती हूँ इसे। अनिका का मन ही मन भुनभुनाना शुरू हो गया। सुंदर कांड शुरू हो चुका था। लंका दहन की चौपाइयाँ पढ़ी जा रही थी। उधर अनिका के भीतर सुलगी आग में भी लपटें उठ रही थी। 3 साल में कितना ख्याल रखा उसका। पिछले महीने बीमारी में हफ्ते भर की छुट्टी दी थी। बाकी सब पैसे काटती है, मगर मैंने कभी नहीं काटे। अपने बेटे के बर्थडे पर उसके बच्चों के लिए भी केक, चॉकलेट भिजवाती हूँ। काम बाद में शुरू करवाती हूँ, पहले चाय पिलाती हूँ। हर दूसरे महीने एडवांस पैसे ले लेती है। अभी भी 2 महीने का एडवांस ले रखा है। बड़ा बेटा भी कमा रहा है, फिर भी पैसों के लिए इतना हाय हाय, और मुझसे झूठ बोला कि गांव जा रही हूँ। अनिका मन ही मन बुदबुदा रही थी। हनुमान जी लंका जलाने के बाद अपनी पूंछ सागर में डुबोकर बुझा चुके थे, मगर अनिका के हृदय की आग अभी भी नहीं बुझी थी। वह मन ही मन निर्णय कर चुकी थी कि कल से ही दूसरी बाई देखेगी और अपने पैसे वापस लेकर उसे बाहर करेगी। बेटी का यह हाल शकुंतला समझ रही थी, मगर यहाँ कुछ भी कहना सुनना बेकार था। खैर, दोनों घर पहुँचे तो शकुंतला हल्की फुल्की बातचीत कर बेटी का मन बहलाने का प्रयास करने लगी। कुछ रिश्तेदारों की गप्पे, कुछ बचपन के किस्से, पर अनिका अभी भी नॉर्मल नहीं थी। तभी शकुंतला ने अपने मोबाइल पर फोटो गैलरी खोली और अनिका को दिखाने लगी। इतनी पुरानी ब्लैक एंड वाइट फोटो देखकर अनिका को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे माँ, ये फोटो मोबाइल में कैसे? मुझसे भी शेयर करो ना। हाँ हाँ करूँगी, पूरी एल्बम है मेरे मोबाइल पर। ज़रा देखो तो ये वाली फ़ोटो कैसी लग रही है। तू इस फ्रॉक में और ये पापा के साथ आइसक्रीम खाते हुए खा कम रही थी और गिरा ज़्यादा रही थी। शकुंतला हंसते हुए बोली, और ये वाली तो गजब है, नौकर के साथ वो घोड़ा बनकर तुझे पीठ पर सवारी करा रहा है। तब तू 5-6 बरस की रही होगी। अरे ये तो अनिल काका है, इन्हें नौकर क्यों बोल रही हो? अनिका ने थोड़ा गुस्से से कहा। नौकर को नौकर ना कहूँ तो क्या कहूँ? शकुंतला ने तुनक कर कहा। तो अनिका ने उन्हें घूरा। नौकर भी इंसान होते हैं और ये आपके लिए नौकर होंगे, मेरे लिए मेरे दादा से बढ़कर थे। शकुंतला को अनिका की प्रतिक्रिया देखकर खुशी हुई कि वह अभी भी वे मानवीय भावनाएं महसूस करती है
जो बचपन में किया करती थी। कितना प्यार दुलार दिया उन्होंने मुझे। कहते हुए अनिका की आंखों में पूरा बचपन उतर आया। अनिका के दादा गांव के बड़े जमींदार थे। वैसे वे भले इंसान थे, मगर जमींदारी की अकड़ और सख्ती उनके व्यक्तित्व पर हावी रहा करती थी। अनिका का आरंभिक बचपन गांव की साफ सुथरी आबो हवा और सरलता में बीता। अनिल काका दादा के मुलाजिम थे। वैसे तो वे बिल्कुल घर के सदस्य जैसे थे, मगर जमींदार साहब की नज़र में तो नौकर ही ठहरे। अनिका का दिन अनिल काका के मीठी बोली से ही शुरू होता था। गुड़िया रानी, दिन चढ़ आया है और अभी तलक बिस्तर में दुबकी हो। घोड़े की सवारी करनी है ना, तो जल्दी जल्दी उठो, नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर सैर पर चलेंगे। यह उन दोनों की दिनचर्या थी। काका तड़के 5 बजे ही हवेली आ जाते और गाय भैंसों का काम करते, मसलन दूध निकालना, चारा डालना, सफाई करना। फिर 8-9 बजे के लगभग 1-2 घंटे छोटी गुड़िया की सेवा में हाजिर रहते, उसे घुमाना फिराना, उससे मीठी मीठी बातें करना। अनिका को बचपन में खोया देख शकुंतला ने उसे झंझोड़ा। अरे कहाँ खो गई? सीधे गांव पहुंच गई लगता है। हाँ माँ, सच कितने अच्छे दिन थे वो। अनिल काका के चले जाने के बाद तो गांव में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हाँ, कितना रोई थी तू उनके जाने पर। अनिल काका को याद कर अनिका अभी भी रुआंसी हो चली थी। अच्छा, तुझे वो किस्सा याद है जब एक दिन अनिल काका बड़े उदास आए थे, बेमन से काम कर रहे थे, किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर तू इतनी छोटी होते हुए भी उनकी उदासी को भाप गई थी। कैसे बार बार उनका मुंह ऊपर कर आंखों में झांकती हुई पूछ रही थी कि क्या हुआ काका, इतने उदास क्यों हो? वो कह रहे थे कि कहाँ उदास हूँ, ये देखो मैं तो हंस रहा हूँ। और फिर जोर जोर से हंसने की एक्टिंग करने लगते थे। हाँ माँ, याद है काका की वो झूठी खोखली हंसी, उदास पनीली आंखें, कितना दर्द छिपा था उनमें। अनिका उदास हो चली। उसकी आंखों के सामने वह दृश्य जीवंत हो उठा जब वह काका की चिंता में दादाजी के पास भागी भागी गई थी। दादाजी देखो, मेरे अनिल काका को क्या हुआ है? आज अच्छे से बात भी नहीं कर रहे हैं, जरूर उनकी तबीयत खराब है, उन्हें डॉक्टर को दिखाओ। पीछे पड़ गई थी उनके। मजबूरन दादाजी को सब काम छोड़कर पहले अनिल काका से बात करनी पड़ी, उनका हाल जानना पड़ा। तब पता चला कि उनका बेटा बहुत बीमार था, इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत था, मगर उनका स्वाभिमान किसी के आगे हाथ फैलाने में कतरा रहा था। तब दादाजी ने उसे पैसे देकर मेरी ओर देखा था और बोले थे, अब खुश, अब तो मेरा पीछा छोड़ मेरी माँ। हाँ गुड़िया, पर मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई कि बिन बताए उनकी परेशानी तुम कैसे समझ गई थी? कितनी छोटी थी तुम? समझने वाली बात क्या थी माँ? इंसान की आंखें सब बोलती है, बस पढ़ने वाला चाहिए। हाँ, यही कारण होगा, बड़े लोग अपने जीवन की आपाधापी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि किसी की आंखों की तो क्या, मुंह से कही बात को भी पकड़ नहीं पाते। अच्छा, एक बात बता मुझे, तुझे आज रूपा की आंखों में कुछ नजर नहीं आया? वो कितनी थकी हुई खोई खोई सी काम कर रही थी, जैसे कोई जिंदा लाश हो। तभी उसकी नज़र हम पर नहीं पड़ी। अनिका को सुनकर थोड़ा धक्का लगा। नहीं माँ, मुझे तो उसे वहाँ देखकर ऐसी आग लगी कि इसके बाद मुझे ना कुछ दिखा, ना मैंने कुछ सुना। तुम्हें ऐसा क्या नजर आया उसकी आंखों में? मैंने उसकी आंखों में और चेहरे पर वही अनिल काका के वाली उदासी देखी थी गुड़िया। क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, एक बात कहती हूँ, परसों जब वह आएगी तो पहले उससे बात करना, उसकी सुनना, फिर कोई निर्णय लेना। ठीक है माँ। अच्छा ये तो बताओ, आपके मोबाइल में ये फ़ोटो कैसे पहुँची? रूपा प्रकरण से असहज हो चली। अनिका ने बातों का रुख बदला। इस बार तेरा भाई जब घर आया था
तो सारी पुरानी एल्बम बैठकर स्कैन कर डाली और मोबाइल में डाल दी। कहने लगा, मम्मी एल्बम में रखे रखे इनमें दीमक लग जाएगी, इसलिए इन्हें डिजिटल बना रहा हूँ। हमेशा साथ और पास रहेगी, जब मर्जी देख लो। माँ बेटी की ऐसे ही बातों में 2 दिन गुजर गए। अनिका का मन अब शांत था। सुबह रूपा अपने तय समय पर आ गई। अनिका ने बड़े सहज भाव से पूछा, अरे रूपा, तेरा गांव का काम खत्म हुआ कि नहीं? हाँ दीदी, हो गया। रूपा नीची नजरें किए थोड़ा हकलाते हुए बोली, अच्छा, मुझे नहीं पता था तेरा गांव सनसिनी सोसाइटी में ही है। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनकर रूपा के पैरों तले जमीन निकल गई। चेहरे पर ऐसी हवाइयाँ उड़ी जैसे किसी चोर की हालत रंगे हाथों पकड़े जाने पर होती है। वो बुरी तरह घबरा कर बोली, दीदी मैं भी वहाँ गई थी, तुझे वहाँ काम करते देखा इसलिए पूछ रही हूँ। अनिका बिल्कुल संजत थी। ऐसी क्या बात हो गई रूपा जो तुझे वहाँ काम करना पड़ा? पहले ही तेरे पास इतने काम हैं, ज़्यादा काम करेगी तो शरीर थकेगा। पिछले महीने ही तुझे बुखार आया था, अभी कमजोरी पूरी तरह गई भी नहीं है। रूपा बेहद आश्चर्य में थी। उसका झूठ और धोखा पकड़ने के बाद भी दीदी इतने प्यार से बोल रही है। उसका अपराध बोध आंखों के रास्ते बह निकला। सबकते हुए कहने लगी, क्या करती दीदी? छोटे की फीस भरनी थी। फीस ना भरने पर मास्टर जी ने उसे पूरे दिन कक्षा से बाहर खड़ा रखा था। पर तेरा तो बड़ा बेटा भी नौकरी करता है ना? फिर? कहाँ दीदी, वो तो 4 महीने से घर पर बैठा है। आपसे जो फीस भरने के लिए एडवांस लिया था वह पूरा मेरी बीमारी पर ही खर्चा हो गया। अरे तो मुझसे क्यों नहीं बोली? अनिका ने उसके कंधे थपथपाए। क्या बोलती दीदी? एक आप ही हो जो मेरी ज़रूरत पर मदद कर देती हो। बाकी लोगों ने तो बीमारी की छुट्टी के भी पैसे काट लिए। आपसे कितना मांगूं? मुझे शर्म आती है दीदी। रूपा बुरी तरह फफकने लगी। मुझे माफ़ कर दो दीदी। माफ़ी किस बात की रूपा? तू आखिर माँ है, अकेले अपने बच्चों को पाल रही है। मैं तो तुझे वहाँ देखकर ही समझ गई थी कि तू बहुत परेशानी में ही आई है, वरना कभी ऐसा नहीं करती। आगे से ऐसी कुछ बात हो तो बता दिया कर। मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं। तू भी तो मेरी ज़रूरत पर कितना एक्स्ट्रा काम कर देती है। लोग ऐसे ही एक दूसरे के काम आते हैं। चल अब चुप हो जा, मैं पहले तेरे लिए चाय बनाती हूँ। चाय पीकर काम शुरू करना। दिल का बोझ उतर चुका था, रूपा का भी और अनिका का भी। अनिका रसोई में चाय बनाने जा रही थी। रूपा पल्लू से आँख नाक पोंछ रही थी और शकुंतला अपनी बिटिया को देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें वहाँ 35 साल की सेल्फ सेंटर्ड आधुनिका अनिका नहीं बल्कि 6 साल की गुड़िया नजर आ रही थी, जो आंखों की बोली समझती थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।